नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से हमने ड्राइंग की प्रिपरेशन यहाँ पर प्रारंभ की हुई है, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ वीडियोज इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर चुका हूँ। तो आज उसी कड़ी में जो नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ सदृश्य, ये इसलिए लेके उपस्थित हुआ क्योंकि आज की जो हमारी क्लास थी ऑनलाइन, तो वहाँ पर नेट की प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चों की ये मांग को मद्देनजर रखते हुए तो इस पर प्रत्यक्ष तौर पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इसे पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखें, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये हेल्पफुल है। सादृश्य का मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए। ये कह रहा है कि देखे हुए रूपों के समान चित्रांकन करना। जब हम किसी रूप को देखते हैं तो उसके समान उसकी आकृति को चित्रांकन करते हैं, तो वही आपका सदृश्य के रूप में जाना जाता है। या फिर कहें देखे हुए रूपों के समान आकृति को रचना। जब हमने किसी चित्र को या किसी व्यक्ति या विशेष किसी चीज़ को यदि हमने अपने दृश्य या अपने आँखों से उसे देखा है तो उसकी हूबहू नकल करने की कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं। यदि हम उसे प्रत्यक्ष तौर पर उसका चित्रांकन हूबहू कर देते हैं तो वही आपका सदृश्य कहलाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें, थोड़ा सा को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सदृश्य का अर्थ होता है कि किसी मूल वस्तु या उसकी नकल के समान आकृति का चित्रण करना। जो हमारे सामने कोई मूल वस्तु है, मान लीजिए कोई आपने गिलास रखा है या कोई बोतल रखी है, तो उसकी नकल करके किसी आकृति को उसी के समान चित्रांकन करके उसे चित्रपट पर उतारना सदृश्य होता है। दृश्य का मतलब होता है देखना, सा मतलब उसे समान उसके सहायक केवल उसके पैरेलल ये बनाता है। अगर हम देखें सदृश्य का अगर वास्तविक चित्रांकन की बात करें तो ये चित्रकला के अंतर्गत या चित्रण विधियों में ये अपने आप में महत्वपूर्ण ये अंग होता है। और रविंद्रनाथ ठाकुर के आधार पर अगर हम बात करें, अगर उनके अनुसार अगर हम इस चीज़ को वर्णित करें या उस पर चर्चा करें, तो किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट करना यह सदृश्य कहलाया जाता है। यहाँ पर भी स्पर्श तो पे आप देख पा रहे होंगे, किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट करना। अब इसका सिंपल सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मान लीजिए आपने एक शेप की आकृति आपने ड्रॉ करी, आपको लगा कि इस आकृति को अगर हम किसी दूसरी आकृति में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जैसे आपने उसी आकृति की फॉर्म को लेते हुए यदि आपने उसे आपने अनार के दृश्य में यदि चित्रांकन किया, तो कहीं ना कहीं जो रूप का भाव जो पहले आपने दर्शाया था, जिस भाव से जिसको बना रहे थे, तो उसी के रूप की सहायता से हम किसी चित्र को चित्रांकन कर देते। हमने शेप को जो कन्वर्ट करा, आपका जो अनार के अंतर्गत जो हमने उसको कन्वर्ट किया, तो उसके कहीं ना कहीं उसकी सहायता हमने ली, उसके रूप की सहायता से हमने किसी चित्र को चित्रांकन यहाँ पर कर दिया। अगर हम भारतीय कलाकारों के दृष्टिकोण से देखें तो मानव के अंगों का भी सदृश्य का चित्रांकन यहाँ पर इन्होंने अपने समय में या अपने तरीके से यहाँ पर किया है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, सदृश्य दिखाते समय आपको एक चीज़ का विशेष महत्वपूर्ण यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि वस्तु के आकृति के अपेक्षा उसकी प्रकृति या उसके स्वधर्म के पक्ष का सहायक दृश्याना दिखाना अधिक उपयुक्त होता है। देखिए, जब हम किसी सदृश्य को दिखाते हैं तो उसमें हमें किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसको भी समझने की कोशिश। आकृति के सापेक्ष उसकी प्रकृति के आकृति, क्या उसकी जो प्रकृति है किस प्रकार से वो चीज़ें स्टैंड कर रही हैं, क्या वो एडजस्ट कर रही हैं या नहीं, उसके स्वधर्म के उसके तमाम आयामों, उसके तमाम भाव भंगिमाओं की हम बात करेंगे। तो उन सभी चीज़ों को या जो चौमुखी आयाम होते हैं ना, उनको पक्षधर रखते हुए हम सदृश्य का यहाँ पर चित्रांकन करने की कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करते हैं। और वो माध्यम क्या होता है, सर्वाधिक ये क्या होता है, उपयुक्त ये माना जाता है। अब अगर मैं बात करूँ सदृश्य को अगर हम डिवाइड करें, इसके अगर प्रकारों की अगर बात करें, कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना ये दो प्रकार के होते हैं। सदृश्य के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ये रूपगत सदृश्य होता है और एक भावगत। ठीक है, आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस
चल रही थी, तो यहीं पर ही आप लोगों की यहाँ पर आवाज़ कट रही थी, तो आप यहाँ से आप विशेष रूप से इसे ध्यान देते हुए चलिएगा। अब मैं बात करूंगा कि रूपगत जो सादृश्य है, तो इसमें क्या होता है, एक रूप को दूसरे रूप के माध्यम में व्यक्त करना। मैंने आपको बता दिया है, जैसे आपने मान लीजिए मैं ये आपका एक फेस बनाता हूँ, आप देख पा रहे होगे। अब जो मैंने ये आकृति ड्रॉ करी, तो इस आकृति को मैंने यहाँ पर अभी पुरुष की एक फेस बनाने की हमने यहाँ पर एक कल्पना करी है, आकृति ड्रॉ करी, तो इस रूप की सहायता से हम किसी दूसरे रूप को व्यक्त कर देते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको महिला का या स्त्री का यहाँ पर चित्रांकन यहाँ पर कर दिया, तो रूप पुरुष के रूप को कन्वर्ट हमने स्त्री के माध्यम से कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम इसको व्यक्त करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। अब भावगत सादृश्य क्या होता है, एक रूप के माध्यम से दूसरे रूप के भावों को दर्शाना। देखिए एक रूप के माध्यम से दूसरे रूप के भावों को दर्शाना। हमने देखिए किसी पेंटिंग को बना रहे हैं, कोई एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें किसी दूसरे पेंटिंग के भावों को उस पेंटिंग में जीवित या उसको जीवांतन करने के लिए हम उसको कहीं ना कहीं सजीव तौर पर उसको चित्रांकन करने के लिए कहीं ना कहीं हम प्रयासरत रहते हैं। तो उसके भाव भंगिमाओं को उस दूसरे माध्यम में कहीं ना कहीं दिखाना, उसकी जो प्रकृति होती है, जो उसकी प्रकृति उत्पादनों की अगर बात करते हैं, हम उनका कहीं ना कहीं सहारा लेते हैं। अब वो सहारा किस प्रकार से लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यकता हो जाती। मैंने कहा कि जब भारतीय कलाकारों ने जब मानव के जो अंगों का जब सदृश्य यहाँ पर चित्रांकन प्रकृति के यहाँ पर क्या उत्पादनों का जो सहारा लिया, जो उसका प्रयोग किया, जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे खनन जैसे कि नेत्र, विलम्ब फल जैसे होंठ हो गया, नीम की पत्तियों जैसे, आपके जो भौं हैं वो हाथों की अंगुलियों सेम की फसल के समान होती हैं। इस प्रकार से तमाम ऐसी चीज़ें इसके अंदर हम रखते हैं। और भारतीय कला का सादृश्य अगर हम कहें, कैमरे की जो प्रकृति है उसके समान न होकर उसके गुणों और उसके भावों पर ये क्या रहती है, हमेशा आधारित ये रहती है। इस चीज़ को स्मरण रखिएगा। अब भारतीय कला में जो शरीर की रचना के लिए प्रमुख रूपों में से निम्नलिखित सादृश्य या उपमानों की अगर हम बात करें, किस प्रकार से इन चीज़ों को हम व्यक्त करते हैं, व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, किसमें, भारतीय कला के शारीरिक रचना की अगर बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ कह रहा हूँ कि पुरुष की भौं किसके समान रखी गई। अगर हम प्रकृति को भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करके ले चलते हैं, तो नीम की जो पत्ती के समान हमने क्या रखे हैं, पुरुष की भावों को वहाँ पर कहीं ना कहीं उसको उसके समान उसको रखें। अगर हम स्त्री की भाव कहें, तो स्त्री की भाव जो होते हैं आपके धनुष के समान या चपका आकार, ये उस प्रकार से रखे जाते हैं। अब धनुष के आकार, तो इस प्रकार से जो धनुष का आकार होता है, तो ये अब नीम की जो पत्ती के रूप में अगर हम दर्शाएं, तो ये आपको यहाँ पर मैं दर्शाने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से जो नीम की पत्ती होती, तो इस प्रकार से क्या होता है, पुरुष की जो भाव होती है, अब धनुष के आकार की तरफ से बहुत सुंदर ये आपकी स्त्री के भावों को दर्शाया गया। अब देखिए कान का अगर हम बात करें, तो अगर ये अधर की अगर बात करें, तो पल्लव के समान यहाँ पर इसको रखा गया अधर को, और कान को गिद्ध के भांति या गिद्ध के समान रखा गया। और हम अगर 5वें नंबर की अगर बात करें, तो जो योगी है ना, योगी के कान को अगर हम देखें, तो ओम के आकृति के समान ही रखा है। देखिए आप अपने कान को अगर आप स्पर्श करोगे या देखोगे शीशे में, तो उसमें कहीं ना कहीं ओम की आकृति ये उभरती हुई हमें देखने को मिलती है। सात्विक भाव की अगर बात करें, सात्विक भाव युक्त जो मुखाकृति होती है, उसमें किन चीज़ों को वो दर्शाया गया है। देखिए सात्विक भाव मुखाकृति की बात करते हैं, तो मुखाकृति हमेशा अंडाकार के समान होती है। जब भी आप किसी स्त्री या पुरुष को अगर आकर चित्रांकन करोगे, तो वो आपके अंडे की भांति आपके चेहरे की आकृति। चंचल मुख क्या होता है, जो पान के पत्ते के समान ये चंचल मुख को दर्शाया गया है। पलक, जो आपकी पलकें होती हैं, वो कमल की पंखुड़ियों के समान ये रखा गया है। बिल्कुल सही, आपकी जो कमल की पंखुड़ियां हैं, उसकी पलक आपके उसके समान उसको समकक्ष रखा गया। आप पुरुष की जो नाक है, उसको तोते के चोंच के जो समान क्या रखा गया, ये रखा गया। अब यहाँ पर आप क्या होगी कि यार ये तमाम चीज़ें क्या आ रही, तो इससे मैंने पूर्व में कह दिया था आपसे कि जो भारतीय कलाकारों ने जो मानव का जो दृश्यांकन जो चित्रांकन किया गया है, वो प्रकृति के उत्पादनों से इसको कहीं ना कहीं रखा है, उसके उत्पादनों से उसको वर्णित किया गया। अब
नथुना की अगर हम बात करें तो ये आपके सेम के बीच के समान इसको रखा गया। कंठ जहाँ से आपका स्वर निकलता है, तो ये आपके जो शंख होता है ना, शंख के समान कंठ को ये रखा गया। अब ठोडी, जिसे हम ठोडी कहते हैं, तो ठोडी जो आम की गुठली होती है ना, उसकी भांति ये उच्चारित किया गया है। और जो स्त्री की कमर है, स्त्री की कमर की बात करें तो डमरू के समान होती है। देखिए डमरू कैसा होता है, पहले ऊपर स्त्री का धड़ ये होता है, तो थोड़ा सा ये होता है, और फिर जाके आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख पा रहे होगे, तो ये थोड़ा सा हिल रहा है, तो ये होता है ना, इस प्रकार से डमरू का आकर, तो जो ये होता है ये कमर, ये थोड़ा सा पतली होती है। अब पुरुष की कमर जो होता है वो सिंह की कमर के, शेर की कमर या सिंह के समान इसको रखा गया, सिंह की कमर के भांति होता है। कभी पूछा जा सकता है कि सदृश्य के अंतर्गत जो पुरुष की कमर किसके आकृति के समान रखी है, तो वो सिंह के, और जो स्त्री है डमरू की, और स्त्री की जंघाएं जो रखी गई हैं वो कच्ची स्तंभ के समान ये रखी हैं, तो ये याद रखिएगा। और मद युक्त जंघाएं जो हाथी के सूंड के समान पुरुष को ये दर्शाया गया इसमें। और अंगुलियों की अगर हम बात करें, चंपा कली जैसी अंगुलियां उसके समान ये समकक्ष उसको माना गया है। और पुरुष के कंधे अगर मैं गज के मस्तक के समान पुरुष के कंधों को यहाँ पर उसके समकक्ष उसको माना गया है। और हाथ को अगर बात करें पल्लव के समान रखें। और पैरों को अगर बात करें, जो पैर हैं तो पैर पंखुड़ियों, कमल की पंखुड़ियों जैसे ये रखा गया। ललाट क्या होता है, धनुषाकार या चंदन काट या पट्टिका पर इसे रखे। ना पुट जो ये लिखा है लिति पुष्प के समान है, लिली के पुष्प के समान इसे रखा गया है। सॉरी, ये लिली के पुष्प के आधार पर इसे 22 भागों में हमने यहाँ पे विभाजित किया गया है। तो ये परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण। कभी पूछा जाता है ललट लाट क्या है, धनुषाकार या चंदन काट पीठिका, या नासा पुट क्या है, ये लिली के पुष्प के समान इसको रखा गया है। अगर पूछा जाएगा कि पुरुष की कमर किसके समान है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं, यह पलक किसके समान है, पंखुड़ी के समान है। चंचल मुख किसके समान है, ये आपको तमाम चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये जो आज शाम जो वीडियो छूट गई थी, तो वो वीडियो मैंने यहाँ पर ले आई क्योंकि नेट की वजह से बाध्यता हो रही थी। तो ये आपका आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पर तक था। और यहाँ से हम कल का जो आगे पढ़ेंगे उसमें कहीं वर्णिका भंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रंगों की तुलिकाओं का प्रयोग किस प्रकार से किया, कलात्मक रूप से किस प्रकार से किया गया, तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आएगा, ये जो अगला टॉपिक आपके सामने मैं यहाँ पर रख देता हूँ। जो हमारा जो अगला टॉपिक आएगा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके सामग्री, माध्यम और तकनीक के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कल। इसमें हम विशेष रूप से फोकस रखेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो बच्चा ऑनलाइन क्लास करना चाहता है तो वो प्रतिदिन शाम को 9 बजे क्लास में उपस्थित हो जाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।